जहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय है या जहाँ आर्मी डिप्लॉय है, बॉर्डर का इलाका है, सेना वहाँ है, ठीक बात है, सारी सुरक्षा उनके पास है और वो अपने ढंग से अपनी नीतियाँ बनाते हैं। लेकिन उसके बाद भी ठीक है आशीष जी, लेकिन उसके बाद भी मेरी समझ ऐसी कहती है कि भूमि का मसला ऐसा है जो राज्य सरकार के डोमेन में आता है। ठीक, अगर उसका मालिकाना हक बदलना है, वो किसी दूसरे स्टेट को देनी है या सेंट्रल को ही देनी है, तो फिर राज्य सरकार को ही उसमें निर्णय करना होगा। अयोध्या में तमाम राज्यों ने जमीन मांगी, कोरिया ने जमीन मांगी, नेपाल ने जमीन मांगी, दिल्ली सैंक्शन नहीं कर पाई, वो लखनऊ ने सैंक्शन की जमीन, कोरिया ने भी जमीन ली है वहां। इसलिए सीमा हो या सीमा के अंदर हो, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये जो भारत नेपाल की जो कई राज्यों से लगती हुई सीमा है हजारों किलोमीटर की, बोले ये सब सेंट्रल के अधीन है या राज्य के नहीं भाई, जब राज्य का ही वहां अधिकार है, वहां आप आर्मी खड़ी कर सकते हैं, आर्मी अपने कार्य कर सकती है। और दूसरी बात, ठीक है भैया, मैंने कश्मीर को जितना देखा, कश्मीर में मनीष जी आ रहे, कश्मीर में सिक्योरिटी, स्टेट पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन आर्मी और पॉलिटिकल लीडरशिप और गवर्नर एलजी, ये सब मिला के एक टॉप वो बनता है केंद्र विचार विमर्श का, निर्णय लेने का। ऐसा नहीं कि सारा कर्नल साहब के ऊपर ही छोड़ दिया, बोले कर्नल साहब चाहिए इसे निपटा लो, नहीं भाई, एक प्रक्रिया है। और भारत तो वैसे भी पॉलिटिकल लीडरशिप को ही सबसे ऊपर रखता है, पॉलिटिकल लीडरशिप से ऊपर भारत में कोई व्यवस्था ही नहीं। हमारे यहाँ रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री के बाद प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बाद सर्वोच्च कमांडर सेना, यही तरीका है पॉलिटिकल लीडरशिप। सीडीएस भी उसके नीचे ही रहेंगे, ये भारत की प्रक्रिया है। खैर मनीष गुप्ता, हम फिर बंगाल पर लौटते हैं। हम बार बार इस बात को समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, बंगाल को ऐसा क्या चीज़ उद्वेलित कर गई, प्रवोक कर गई कि उसने कहा कि ना, क्योंकि जैसे बंगाल के सामान्य लोगों से मैं बात करता हूँ जो यहाँ हैं, जिनके परिजन वहाँ हैं, वो लोग पहले चुनावों में कहते थे भाई साहब हम लोग तो कभी वोट डालने नहीं गए, वहाँ रहते हुए नहीं गए। क्या? क्योंकि इतना बवाल रहता था, फिर ये वाले आते थे, धमकाते थे, सटकाते थे, कहते थे सब पता कर लेंगे किसने वोट डाला, और वहाँ सीसीटीवी लगी है और सब मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा, और वोट खत्म हो फिर तुमको उल्टा टांगेंगे। क्या? तो वहाँ परसेंटेज थोड़ा सा प्रभावित रहता था। इस बार ऐसा क्या हुआ कि लोगों को लगा कि ना भैया अभी नहीं तो कभी नहीं, तुम्हें हमारी कसम वोट डालने चलो। क्यों? एक्चुअली बीच में आपकी आवाज बिल्कुल आई नहीं मेरे पास, तो मैं बहुत ज्यादा समझ नहीं पाया। जितना समझाया मैं बता रहा हूं, उससे पहले 1 मिनट लूंगा। अभी समाजवादी पार्टी के नेता बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे, बीएसएफ के कंट्रोल में बॉर्डर है, उस पर एक लाइन कहना चाहूंगा। तो पुलिस क्या कर लेती, तो मैं आपको बता दूं कि बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो लगभग 2200 किलोमीटर लंबा है, और उस बॉर्डर में कोई बहुत बड़ी फेंसिंग एरिया नहीं है, मैदान भी है, जंगल भी है, नाले भी हैं, झील भी है, नदी भी है, और वहां कोई बॉर्डर की क्लियर लाइन नहीं है। ऐसा ऐसा जगह है जहां के पूरा गांव है, आधा गांव इधर है, आधा गांव इधर है, मार्केट। वहां मिलिट्री क्या है, बॉर्डर क्लियर बता ही नहीं सकती कौन सा बॉर्डर 100 मीटर इधर है या 100 मीटर उधर है। वहां पुलिस और लोग भी जानते हैं कौन सा आदमी इधर पहुंच गया, कौन सा आदमी इधर पहुंच गया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोज सुबह शाम बांग्लादेश हिंदुस्तान करते रहते हैं। वहां पुलिस ही इफेक्टिव होती है, और इसमें कोई डाउट नहीं है जी। आप समाजवादी पार्टी के नेता भले ही आर्मी से होंगे, लेकिन या तो इस फैक्ट को जानते नहीं है या जानबूझकर छुपा रहे हैं। खैर, अब ओरिजिनल प्रश्न पर आता हूं, जो अमिताभ सर ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एकदम से इतना गेम चेंज कैसे हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये एकदम से नहीं हुआ। अगर आप याद करो तो इससे पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब बीजेपी को बहुत बम्पर बेनिफिट मिला था बंगाल से। अगर उस समय लोकसभा के वोट को अगर कन्वर्ट कर लें तो उस समय भी मेजोरिटी आ जाती। लेकिन सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी उस समय सरकार में थी, उन्होंने जिस तरीके से दमन किया, जिस तरीके से प्रेशर बनाया,
लोगों को लगा कि अगर हमारा एफर्ट हल्का रह गया और अगर हम एक्सपोज हो गए कि हम दे रहे हैं तो हम मारे जाएंगे, ये एक डर ऐसा था जिसकी वजह से अगले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं इसके बाद अमित शाह जी ने स्ट्रेटजी बदली और वो कितना इस तरह भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि इतना इतना फोर्स हम दे देंगे कि गुंडे चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी धर्म के हों, अब जनता को परेशान नहीं कर पाएंगे। तो जो जो छुपी हुई एनर्जी थी, जो दबाई हुई थी, वो दब के हटके बाहर आ गई। मेरे कलकत्ता में कुछ रिश्तेदार हैं, वो ये कहते हैं कि अपार्टमेंट के बाहर उनके क्लब के बंदे आ जाते हैं। वो कहते हैं यहां से आज कोई तो वो चलता नहीं है, और जिसको जान प्यारी है वो वोट नहीं डालेगा, जिसको हिम्मत है वो डाल के आए। क्या हमने देखा नहीं कि इस बार एक पोलिंग में जहांगीर खान की पोलिंग में एक बटन पर क्रॉस लगा दिया कि नहीं बीजेपी को कोई वोट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी बीजेपी की या कहें या गृह मंत्री अमित शाह की कहें, उनकी स्ट्रेटजी ऐसी थी कि इस बार गुंडों को ये मैसेज देना है कि कैसे भी हो जनता को मन से डर निकालना है। वो डर निकला है, और वो डर निकला है तो इस बार वोटिंग परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ है। ठीक अब ये देखना होगा। ठीक है मनीष भाई, ठीक है ठीक है से जो ठीक है नकली वोट थे ठीक है वो हट गए। ठीक है ठीक है। विवेक भाई, कांग्रेस के एक नेता हमसे धीरे से मतलब अनौपचारिक कह रहे थे, मैं बिना नाम लिए उसको उद्धृत कर दूं ताकि बात आ जाए। हमने पूछा आप क्या चाहते हो, अपने मन की बताओ। क्या तो मालूम उन्होंने क्या कहा? बोले भैया चाहते तो हैं कि ममता हार जाए। मैंने कहा क्यों भाई, आपको ममता से क्या तकलीफ? बोले ममता अगर चौथी बार शपथ लेके दिल्ली आई तो बोले अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, लालू यादव का लड़के तेजस्वी और ये केजरीवाल, बोले ये सब भाग के दीदी शरणम गच्छामी हो जाएंगे, कहेंगे हमारा नेता कैसा हो, दीदी जैसा हो। क्या बोले ये कोई राहुल जी का फोन नहीं उठाएंगे, और भारत में भाजपा विरोध का केंद्रीय चेहरा ममता जी हो जाएंगी। राहुल जी की जो थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं अग्निहोत्री जी, वो भी बर्फ पड़ जाएगी उन पर। तो बोले इसलिए मन से तो ये चाहते हैं कि भाई निपट जाए, कम से कम तृणमूल भी तो कम से कम शांति रहे। क्योंकि जिस ढंग से इंडिया अलायंस के सारे घटक दलों के नेताओं ने ममता जी के पक्ष में, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, सब देख लो। राहुल जी बंगाल में गए, 7 घंटा गुजारना उनको भारी पड़ गया। एक आदमी साथ नहीं, एक आदमी किसी दल का साथ नहीं कि आशीष चतुर्वेदी होते भैया हमको अखिलेश जी ने भेजा, नहीं। ये स्थिति तो ऐसा उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। मैंने सोचा रात शाम को आपसे पूछूंगा क्या कांग्रेस के मन में भी कुछ ऐसा था कि दीदी अगर अब की बार चौथी बार जीत कर दिल्ली आई क्या, तो फिर दिल्ली में दरबार दीदी का लगेगा, फिर खटके जी राहुल जी को कोई नहीं पूछेगा। और हो सकता दीदी तो दीदी है, फोन आए बोले जी राहुल जी बात करेंगे, वो ये भी पूछ सकती कौन राहुल, वो दीदी है। विवेक जी देखिए, मन के लड्डू फोड़ने में, अभिव्यक्ति देने में, कान में बात करने में तो देश में आज़ादी है ही। देखिए तो इसमें तो कोई दुख ही नहीं, कुछ भी कह सकता है जी। आप अधीर रंजन जी को या कांग्रेस को कोट कर रहे हैं और बार बार परसेंटेज को कोट कर रहे हैं। अधीर रंजन जी, जब पार्टी कांग्रेस वहाँ पे अलायंस नहीं है, अपोजिट लड़ रही है, दूसरा अलायंस का कोई वहाँ भागीदार लड़ नहीं रहा है, तो अधीर रंजन जी क्या ममता जी की शान में कसीदे काढ़ेंगे क्या? तो और दूसरी बात, राहुल जी अगर वहाँ गए हैं जब अलायंस का कोई वहाँ पे लड़ नहीं रहा है, अलायंस केवल कांग्रेस और वहाँ पे टीएमसी आमने सामने है, तो वहाँ पे वो अगर राहुल जी के साथ, राहुल जी उनके विरोध में बोल रहे हैं या कोई नहीं खड़ा उनके है, तो ये एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन वहाँ पे आप देखिए अधीर रंजन जी की बात आप करते हैं, अधीर रंजन जी ने अगर वहाँ पे कहा, एक सेकंड सही कहा उन्होंने, ठीक, एक सेकंड चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे, उन्हें ये कहना चाहिए था उनको, ये बिल्कुल बिल्कुल धर्म था ये हर तरीके से। बिल्कुल ठीक। आपने बार बार एक बात और कही, वोटिंग परसेंटेज की। ना एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट इसी पर एक बात करते फिर पूरी बात करें, और 2 मिनट जाने, लेकिन पूरा मौका दीजिए। पूरा अरे आपके लिए आपकी बात कोई रोक सकता है? अरे आप बात, लालू यादव के बेटे राहुल गांधी के साथ भी एक कोको कोला पी लेते मंच पे, पुलिस पकड़ रही थी, उनका हौसला बढ़ जाता राहुल गांधी का। अखिलेश यादव भी बोल देते हैं राहुल जी के लिए कि राहुल जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, कोई पुलिस पकड़ रही थी किसी को?
आपके सारे रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया क्या? ये मैं कह रहा हूं, अधीर रंजन छोड़ो, मैं कहूं उद्धव ठाकरे आपको किसी ने शुभकामना तक नहीं दी कि कांग्रेस के साथ हमारी शुभकामना है। ना पवार की पार्टी ने, ना उद्धव की पार्टी ने, ना केजरीवाल ने, ना अखिलेश यादव ने, ना तेजस्वी यादव, किसी ने नहीं दी। आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आप तो बड़े बूढ़े हो। बात सही है, लेकिन वहां पे अलायंस जो था नहीं, और कांग्रेस वहां पे अपोजिट टीएमसी की लड़ रही थी, तो वहां पे कांग्रेस का मुकाबला था कौन खड़ा हो रहा, कौन मैं नहीं खड़ा कह हो रहा ये हूं, कोई अलायंस की बात नहीं हो रही थी। अरे सपा कि और वहां पे टीएमसी कोई का भी अलायंस कहां अलायंस था भाई? मैं क्या कह रहा हूं, सपा और टीएमसी का अलायंस कहां था? नहीं था ना। टीएमसी की लड़ाई थी, वहां पे अलायंस नहीं था मैदान में कि वहां पे आप लालू जी के कोको कोला पीने आते लड़का उनका या उद्धव जी खड़े होते, वहां अलायंस नहीं चुनाव लड़ रहा था, वहां पे कांग्रेस वर्सेस टीएमसी वर्सेस बीजेपी चुनाव हो रहा था। तो इसलिए राहुल जी को वहां पे लड़ना था, किसी के न खड़े होने के लिए हमारा कंपल्सन कोई नहीं था। ठीक है, लेकिन वहां पे अलायंस लड़ रहा होता कि ममता जी अलग है और पूरा अलायंस भैया ठीक है, ठीक है विवेक जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कांग्रेस की। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, एक लोक जीवन का उदाहरण देता हूं। मैथिल जी रुको भाई। एक मोहल्ले में आमने सामने दो समधी रहते हैं। आशीष भाई सुनना है, दोनों समधियों ने सत्यनारायण कथा कराई। रिश्तेदार तो सबके कॉमन, क्या सारे रिश्तेदार एक समधी के आए, दूसरे की ओर मुंह पीट करके खड़े हो गए। तो मोहल्ले वाले पूछे कि भैया तुम्हारी ऐसी बेइज्जती क्यों हो रही है? थे तो सब रिश्तेदार यार आपस में आप लोग। अखिलेश यादव और कांग्रेस की रिश्तेदारी नहीं है? उद्धव और कांग्रेस की रिश्तेदारी नहीं है? गांठ जोड़ के बैठे हो। पवार और आपकी रिश्तेदारी नहीं, गांठ जोड़ के बैठे हो। आपसे गांठ छुड़ा के सब उधर भाग गए, ये मैं कह रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, आप बड़े दिल वाले हो, कोई दिक्कत नहीं। विवेक जी आपकी बात सब सही है, ये सत्यनारायण की कथा और ये समझाने की दावत का मामला नहीं है। वहां पे देखिए सीधी सी बात है कि वहां अलायंस नहीं लड़ रहा था। अगर अलायंस लड़ रहा होता तो ये सवाल पैदा होता कि राहुल जी के साथ खड़े हुए ममता जी खाली अलग अलायंस से होकर लड़ रही है, बाकी अलायंस पूरा वहां लड़ रहा है। वहां पे तो कांग्रेस वर्सेस टीएमसी की बात थी, वर्सेस बीजेपी की बात थी। ठीक है, तो वहां पे समझ गए। ठीक है, ठीक है, मैंने सिर्फ ये कहा इनकी तरफ 10 पहलवान आए, आपकी तरफ 2 ही आ जाते। आपको दोनों भी इस लायक नहीं समझा कि आपकी तरफ आ जाए। इतनी सी बात कही, आप दुनिया कहानी बता रहे हो। कर छोड़ो अनंत अमित, मैं प्रश्न वहीं पर ला रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साह में है, स्वाभाविक है, उसको अपना आकलन है, और फिर कुछ एग्जिट पोल भी सोडा की बोतल की तरह खुलता है पूरी ऊपर तक, है ना। लेकिन एग्जिट पोल्स ने कई बार चीज़ों में निराश भी किया है, ये भी इतिहास है। एग्जिट पोल कभी एग्जिट पोल नहीं हुए, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इधर भी पलट सकते हैं, उधर भी पलट सकते हैं। कभी आपके जहन में ये बात आई कि ये जो बड़ा मतदान है, ये ऐसा तो नहीं कि 1% मान लो ममता जी के लिए उमड़ पड़ा हो? नहीं अमित जी? भैया जी, आपने बहुत पत्रकारिता की है। 2004 में साइनिंग इंडिया के समय भी हमें एग्जिट पोल बहुत दिखा रहा था, आपने देखा ही था। इस बार के चुनाव में भी हमें बहुत दिखा रहा था। तो इसीलिए हम एग्जैक्ट पे जाते हैं। एग्जिट पोल वालों का काम करना है, काम करते रहेंगे। देखिए, उसी बंगाल में 2016 में हम 3 सीट जीत कर आते हैं। 2021 के चुनाव में 77 सीट जीत कर आते हैं, और 1000 बूथ पे भाई साहब हमारे कार्यकर्ता भी नहीं होते हैं 2021 के चुनाव में, और हम 77 सीट जीत कर आते हैं। और विगत 5 साल की मेहनत में हमें यह लगा कि राज्य की जनता में, और जिस तरीके से भय में जिस तरीके से वहां जनता जी रही थी, और हम लोगों ने महिलाओं के सम्मान के लिए हमने अपने संकल्प पत्र में जो कहा कि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का रक्षा ये हमारी जिम्मेदारी है। और वो पहला ऐसा प्रांत है जहां पे संकल्प पत्र और मैनिफेस्टो जारी नहीं हो रहा था, वहां पे इश्तिहार जारी हो रहा था, और हम संकल्प पत्र लेकर आ रहे थे। ये पहला ऐसा राज्य है। विवेक भैया को एक बात की दिक्कत और है ना, कि उसी अधीर रंजन चौधरी को चुनाव कौन हराता है? एक गुजरात से एक मियाँ जी आते हैं, यूसुफ पठान, और वो अधीर रंजन चौधरी जैसे व्यक्ति को, जो एलओपी होता है देश का, और लोकसभा का चुनाव हरा देता है। तो भाई जो राहुल गांधी हैं आज, वही अधीर रंजन थे। बिल्कुल।
और उस समय एलओपी होते हैं, और वही कह रहा हूं। गुजराती, एक गुजरात का मियाँ जी आता है और वो पश्चिम बंगाल में इतने बड़े लीडर को हरा देता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति होती है। तो विवेक जी कैसे कहेंगे भाई, इनको तो उस समाज को भी खुश रखना है ना, ये इनके साथ चिंता बहुत है। दूसरी बात, इनको छोड़ दीजिए आपने इतने लोग का बताया, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, फलाना जी। अरे साहब, झारखंड में तो आपकी सरकार हेमंत सोरेन जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। हेमंत सोरेन का तो कैंडिडेट भी नहीं था, लेकिन हेमंत सोरेन कांग्रेस के खिलाफ, ममता बनर्जी के लिए गए, TMC कांग्रेस के प्रचार खिलाफ। कर रहा था। हाँ। पति पत्नी दोनों, हाँ, गए। पति पत्नी दोनों। तो आप तो ये निवेदन कर सकते थे ना साहब, अरे ठीक है केंद्र में इंडी गठबंधन है, वहां यार हम लड़ रहे, वहां क्यों जा रहे, मत जाओ, कम से कम हमारी भी इज्जत बच जाएगी, तुम्हारी भी इज्जत बच जाएगी। लेकिन वो तो नहीं हुआ। वो तो ममता, जो आपने कहा कि कांग्रेस को इस बात का डर है कि यदि वहां पे खुदा व चुनाव खास्ते नहीं अगर लड़ा ममता था। जी आ गई वहाँ तो राहुल गांधी के का जो हंस रोना है, चुनाव लड़ी आपने थी। बताया, ये बिल्कुल क्या सही है। अंतर लेकिन उम्मीदवार को 4 तारीख खाली को जो परिणाम आएगा भैया जी, ये पूर्ण राष्ट्रवादी विश्वास के है। मंच से बात इस कर तरीके रहे से हैं, वहाँ पे युवाओं ने आप एक किसी को सर्वे हम लोगों ने, कंपल्सन, हमारी वहाँ पार्टी पे ने किया है, कांग्रेस उस चुनाव सर्वे में लड़ ये रही थी। पाया गया है वहाँ कि 18 साल से जी, 24 साल के वहाँ बच्चे जो चुनाव है, लड़ रही जो थी। पहले वहाँ साल के गठबंधन वोटर है, चुनाव नहीं जो लड़ रहा पहला था वोटर है, वो भारतीय हेमंत जनता सोरेन पार्टी थे को और बहुत लालू जी के लड़के मजबूती के आते। साथ आप था। बात कंफ्यूजन करते हैं, आप बात को समझने की कोशिश करिए। आप राजनीति करते हैं, प्रवक्ता है। वहाँ पे कांग्रेस चुनाव जी। लड़ रही थी, वहाँ पे अलायंस चुनाव नहीं लड़ रहा था कि वहाँ पे हेमंत सोरेन वही आते तो या कह कोई रहा हूं। दूसरा आता। तो इसलिए आज वहाँ पे झारखंड में तो ये कांग्रेस के साथ आपकी आप ये सरकार है बात ना, करिए कि आपने कांग्रेस वहाँ में पे जेएमएम की महिला सरकार तो सम्मान कांग्रेस की के आप साथ बात है ना। करते हैं। नहीं, आप ये बात करिए कि आप महिला सम्मान की बात आपकी पाखंड है। आप एक महिला मुख्यमंत्री के पाखंड है? लिए पूरा आपका सरकार लगा हुआ था, वहां पे सारा सशस्त्र क्यों? बल लगा हुआ था। अरे भागवत जी सरकार कह तो रहे थे राज्य सरकार की सारा थी। हिंदू एक हो अगर गया तो हम हमारे सत्ता लोग बदल अगर देंगे। कुछ कर रहे तो आपने राज्य 80 सरकार ने 20 उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और इलेक्शन उसके कमीशन बाद को ठीक है, कंप्लेन क्यों नहीं आप किया? देखिए, इलेक्शन ठीक कमीशन तो है, स्वतंत्र है आप ना। बात मैं दोनों आप मित्रों को रोकूंगा, अनंत अमित जी को भी और विवेक जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा।